बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज जी, अगर आप अपनी एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग एंड काउंटर ट्रेड के फिनोमेनास को विद रेफरेंस जो ग्लोबल बिजनेस के हवाले से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और मेरी कोशिश होगी कि हर लेक्चर जो है दैट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 15 मिनट्स, इससे ऊपर का ना हो। जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें हमने देखा था कि एक्सपोर्टिंग के बेनिफिट्स एंड कंडीशंस या उसके लूप होल्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसी को आगे फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड यू विल सी के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, पिटफॉल्स या लिमिटेशंस ऑफ एक्सपोर्टिंग क्या क्या हम फेस कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम लेके चलेंगे। सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सपोर्टिंग कैन बी ग्रेट, द रीज़न वाई द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ मच लार्जर मार्केट प्लेस दैन द डोमेस्टिक मार्केट। तो एक जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ऑफकोर्स एक लिमिटेड एंटिटी है, लिमिटेड एनवायरमेंट या मार्केट है एज़ कम्पेयर टू 200+ कंट्रीज़। अगर वो आपकी मार्केट में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो ज़्यादा बड़ी मार्केट्स हैं। जो ज़्यादा बड़ी फर्म्स हैं वो प्रोएक्टिव हैं नई मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करने के लिए, लेकिन जो छोटी फर्म्स हैं वो एक रिएक्टिव किस्म की अप्रोच रखती हैं। अब प्रोएक्टिव क्या है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सम इंसिडेंट और सिनेरियो टू बिल्ड अप और फिर उसको रिएक्ट करना, उसको सेफगार्ड करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स बड़ी फर्म्स लेती हैं। वेयर जो छोटे स्केल की फर्म्स हैं वो रादर जाती हैं रिएक्टिव अप्रोच के, कोई इंसिडेंट आ गया, कोई एक फिनोमेना क्रिएट हो गया या मार्केट ने कोई एक डायनामिक्स दे दिया, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए रिएक्टिव अप्रोच लेके जाती हैं। जो नवीस या न्यू एक्सपोर्टर्स हैं उनको सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब वो ग्लोबल बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, स्पेशली जब वो एक्सपोर्टिंग की तरफ जा रहे होते हैं। नए नए मार्केट में होते हैं, इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो फिर उसके लिए अंदर प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। और एज ए रिजल्ट जब वो प्रॉब्लम्स में इंगेज हो जाते हैं तो वो जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिर वो शायद किसी वजह से उनको कंटिन्यू नहीं रख सकते। नुकसानात कह लें, लिमिटेशंस कह लें या प्रॉब्लम्स कह लें, एक्सपोर्टिंग के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, ये वो कौन कौन से पिटफॉल्स हैं जिनको एज ए एक्सपोर्टर आई शुड ट्राई टू अवॉइड। अगर अवॉइड नहीं कर सकता तो कम से कम मिनिमम उनको मैं ज़रूर करूँ। एक उसके अंदर है कि आपने जो फॉरेन मार्केट के एनालिसिस कंडक्ट करने हैं दे शुड बी साउंड। वो एनालिसिस इन्वायरमेंट की बेस पे होंगे, कल्चर होगा, इन्फ्लेशन होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी, डिफरेंट डायनामिक्स हैं। लेकिन अगर मेरी ग्रिप नहीं है या किसी भी वजह से मैं प्रॉपरली वो एनालिसिस नहीं कंडक्ट कर सका तो फिर वो जो है आगे प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें। फिर मैं दूसरी मार्केट में जब जाता हूँ तो वहाँ की जो बिज़नेस एथिक्स हैं या कल्चर है या कंपेटिटिव फोर्सेस हैं उनको अगर मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं समझ सकता या किसी वजह से एक्सप्लोर नहीं कर सका तो वो भी मेरे लिए एक बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा विद रेफरेंस टू एक्सपोर्टिंग। एंड फिर उसके साथ ये है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग या इस्टेब्लिश नहीं है तो वो भी ट्रांसलेट हो जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम है। या आप जो प्रमोशनल कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं वो कल्चर फिट नहीं है, वो मार्केट फिट नहीं है, या लैंग्वेज बैरियर्स हैं, तो उस वजह से भी आपको एक्सपोर्टिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे अ जनरल अंडर एस्टिमेशन ऑफ द डिफरेंसेस एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन मार्केट पेनिट्रेशन, यस इट डू एग्जिस्ट। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी कि हम थर्ड पार्टी से एनालिसिस नहीं कराएंगे, रिपोर्ट्स नहीं डेवलप कराएंगे, मार्केट स्टडी नहीं कराएंगे और उसके बगैर हम सर्वाइव कर सकेंगे उस फॉरेन मार्केट में, तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपके लिए एक लिमिटेशन या हर्डल बन सकती है व्हेन यू वांट टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स। और फिर इसके अंदर जो पेपर वर्क की क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द लैंग्वेज इज यूज्ड वो एक एवरेज बंदा नहीं उसको समझ सकता। उसके अंदर लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और लीगैलिटीज़ की जब बात करेंगे तो फिर उसके अंदर गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, एडहर करना, एंड जाने अनजाने में कवानीन को ना तोड़ना, ये सारे के सारे अगर आप पेपर वर्क पे कमांड नहीं है या फॉर्मेलिटीज़ का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी मार्केटिंग की। अच्छा,
अब आ जाता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है और सारे पिटफॉल्स को अवॉइड कर लिया, नहीं, यू वांट टू एनहांस योर एक्सपोर्टिंग परफॉर्मेंस, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? सर सबसे पहले आपको जिस मुल्क में जाना चाह रहे हैं वहाँ के मार्केट को समझना पड़ेगा। उस फॉरेन मार्केट को वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई एक कस्टमर बेस आपके लिए बन सकती है। वो कस्टमर बेस जो है आपके लिए इनकम क्लास की बेस पे हो सकती है, एथनिक बैकग्राउंड की बेस पे हो सकती है, लाइफस्टाइल की बेस पे हो सकती है। तो आपको फॉरेन मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जब आप एक्वायर करेंगे तो आपकी एक्सपोर्टिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर जब आप एक ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप एक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी की सर्विसेज हायर कर लें जो स्पेशलाइज्ड इसी चीज़ में है कि उन्होंने आपकी फिनिश प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट से उठा के एक्सपोर्ट या ग्लोबल मार्केट में जो पहुंचानी है, तो इनकी स्पेशलिटीज़ हैं इन फॉर्म्स की। जब एक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी की आप सर्विसेज ले लेते हैं तो वो जो लीगैलिटीज़ एंड पेपर वर्क इन्वॉल्व है वो फिर आपकी सरदर्दी नहीं रहता, दैट इज़ पास्ड ऑन टू अदर्स। और इन दोनों के होते हुए ये तब दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं जब एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी आप एज अ बिजनेस डिवाइस नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, और जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको ट्रबल शूट नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। फिर आ जाइए इंटरनेशनल कंपैरिजन कर लीजिएगा कि बहुत सारी फर्म्स हैं जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर तो करती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से वो उनको कैपिटलाइज नहीं कर सकती। अब यहाँ पे उसने केस इन पॉइंट दे दिया है जर्मनी एंड जापान का कि उन्होंने एक्सटेंसिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक्सपोर्ट्स को इनक्रेज किया जा सके। पाकिस्तान में भी एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान। तो होली एंड सोली उस एक डिपार्टमेंट की या एक मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उसको एक्सपोर्ट्स को, पाकिस्तानी बिजनेसमैन की एक्सपोर्ट्स को बाहर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। और उसके लिए पे वो एक नेटवर्किंग का रोल भी प्ले करते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके साथ अगर MOUs साइन होते हैं या ट्रेड एग्जीबिशन अरेंज होती हैं, तो जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी वहाँ पे प्रेजेंस को इंश्योर करना। अच्छा, सिंस जापान का उसने एग्जांपल दिए, तो जब जापानीज एक्सपोर्ट्स can also take advantage of the knowledge and context of Sugososha। ये सबसे बड़ा जापानीज मार्केट का ट्रेडिंग हाउस है। और अगर आपने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर होते हुए नॉलेज लेना तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान एंड कंपेटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, या जो हमारी एम्बेसीज के ट्रेड अताशीज हैं जिस मुल्क में भी आप जाना चाह रहे हैं, आप उनके थ्रू वहाँ का लिंक्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आ जाइए कि एक्सपोर्टिंग से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन किन किन सोर्सेज से मिल सकती है। हमारे यहाँ पे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान में, जहाँ से आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, या फॉर दैट मैटर आपके यहाँ पे कंपेटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको पाकिस्तान के हवाले से अगर किसी फॉर्म ने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो मिल सकती है। एंड सेम गोज़ फॉर कि अगर आपने अमेरिकन मार्केट में जाना है तो कॉमर्स से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। फर्म्स कैन गेट अ बेस्ट प्रोस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ पोटेंशियल फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स ES। अगर पाकिस्तान से आपको चाहिए रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट तो आपको इन ऑफिशियल चैनल से मिल जाएगी। या ये जो ट्रेड फेयर्स हैं इनके अंदर आप पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान में भी होते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एंड वाइस वर्सा होता है, तो वो एक अच्छा चैनल हो सकता है ट्रेड पार्टी अफेयर्स में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यहाँ पे भी एक स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी बाय द नेम ऑफ स्मीडा के नाम से कर रही है, काम कर रही है, अब उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। अब आ जाइए यूटिलाइजिंग एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज। अगर आपने दूसरा ऑप्शन लिया है कि आपने स्पेशलाइज्ड जो फर्म्स हैं उनको अगर आप इंगेज करेंगे तो फिर कैसे आप उसके साथ काम कर सकेंगे। अब इसमें आ जाता है कि ये स्पेशलाइज्ड फर्म्स हैं जो आपके लिए एज ए एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करती हैं आपके बिजनेस के लिए, या ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट फॉर क्लाइंट फर्म्स के तौर पर काम कर सकती हैं। EMCs ये स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ऑपरेशंस फॉर अ फर्म विद अंडरस्टैंडिंग that the firm will take over opportunities after they are well established।
तो ये आपको कंसल्ट करती हैं, ये आपको हेल्प करती हैं तब तक जब तक आप खुद वहाँ पे जाके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना नहीं शुरू कर देते। तो ये पेपर वर्क एंड फाउंडेशन वगैरह में आपकी हेल्प करती हैं। Start services with the understanding that EMC will have continuing responsibility for selling the firm's products। तो दूसरा सिनेरियो ये है, फर्म इसलिए सर्विसेज ले लेती हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्ग रन में भी सेल करती रहेंगी। यहाँ पे जनाब मैं आपके लेक्चर नंबर 21 पार्ट 1 को स्टॉप कर रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।